हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेज में। तो कैसे आप लोग, सभी लोग मस्त है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद यानी इतिहास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक 4 क्लास करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, या आप चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर जाइएगा, वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इटली का एकीकरण, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान, गैरीवाल्डी का योगदान, सभी के योगदानों के बारे में देखे थे और किस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ था उसको समझे थे। अगले क्लास में यानी कि आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण, कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ, कैसे जर्मनी जो 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था वो कैसे एक साथ आया और उसमें बिस्मार्क की क्या क्या भूमिका थी, इन सारी बातों के देखेंगे। पिछले चैप्टर में देखे थे काउंट कावूर, मेजनी, गैरीवाल्डी, इन सभी की क्या भूमिका थी। इसमें जो मुख्य रूप से पढ़ेंगे बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दिया था वो बिस्मार्क ने दिया था। तो उसने क्या क्या किया, किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसी को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी क्लास की ओर और शुरू करते हैं अपना टॉपिक जर्मनी का एकीकरण। क्या शुरू कर रहे हैं? जर्मनी का एकीकरण। तो सबसे पहले बात करें तो शुरुआत में देखें, अगर बहुत पहले चल जाए लगभग 800 ईस्वी के पास, कब चल जाए? लगभग 800 ईस्वी में। तो जर्मनी था एक एकीकृत राज्य था, यानी पूरा जर्मनी एक साथ जुड़ा हुआ था लगभग 800 ईस्वी के आसपास, ठीक ना। जर्मनी एकीकृत था, ठीक ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जर्मनी टुकड़ों में बंटने लगा, धीरे धीरे बड़े राष्ट्र से छोटे छोटे टुकड़े होने लगे, छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी क्या होने लगा, बंटने लगा। मध्यकाल आते आते जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्य, 300 छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लगभग कितने टुकड़ों में बट गया जर्मनी? लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में जर्मनी क्या हो गया, बट गया। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली राज्य था वो पर्सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य की बात करें तो वो पर्सा था। शक्तिशाली राज्य कौन था? पर्सा था। जर्मनी में जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वो पर्सा था, ठीक ना। अब बात करते हैं कि इसके एकीकरण की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में देखें तो 300 छोटे छोटे राज्य में जर्मनी बटा हुआ था, तो किसी भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उतनी थी नहीं कि हम अपने देश को एक साथ जोड़े, सभी देशों को क्या करें, एक साथ मिला के, सभी छोटे छोटे राज्यों को एक साथ मिला के जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में उभरे। ऐसा लोगों में कोई विचार था नहीं। वो जैसे रह रहे थे खुश थे, राजतंत्र चल रहा था, जैसा भी जीवन चल रहा था वो लोग काट रहे थे। यानी राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर थी नहीं कि हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाएं और देश के बारे में सोचे, संपूर्ण जर्मनी को एक साथ करें, ऐसे उनके अंदर कोई भावना नहीं थी, जिस कारण से एकीकरण का मामला सामने नहीं आया। लेकिन समय आया 1806 का। कब? 1806 ईस्वी। शुरू याद कीजिएगा, नेपोलियन जो है फ्रांस का शासक कब बना था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का शासक बना था। और बताया था कि शासक बनने के बाद उसने आसपास के क्षेत्रों पर भी आक्रमण करना और वहाँ पे अपना सत्ता हासिल किया, ठीक ना। तो 1806 में नेपोलियन ने जर्मनी पर भी आक्रमण किया था और उसके बहुत सारे राज्यों को जीता, और सभी राज्यों को जीतकर नेपोलियन ने राइन संघ, जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था, ठीक ना। जर्मन राइन संघ का निर्माण किया था 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने। यहीं से लोगों में भावना जगी। नेपोलियन ने कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाया, क्या बनाया, एक किया, सभी राज्यों को क्या कर दिया, एक कर दिया, जिस कारण से लोगों के अंदर भावना जगी, क्यों ना हम कि पूरे जर्मनी को एक कर दे और जर्मनी क्या हो, एक राष्ट्र के रूप में उभरे। यानी उसके अंदर अब राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगने लगी। नेपोलियन ने कुछ राज्यों को एक साथ मिला के राइन संघ का निर्माण किया, तो लोगों में अब भावना जगी कि क्यों ना हम पूरे के पूरे जर्मनी को क्या कर दे, एक साथ मिला दे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इटली के एकीकरण में भी नेपोलियन का ही योगदान था। नेपोलियन ने ही वहाँ के लोगों को एकीकृत होने की भावना पैदा किया था। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख रहे थे, जर्मनी में जो एकीकरण की भावना पैदा हुई वो भी किसने किया, नेपोलियन ने ही किया था, ठीक ना। तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया था, राइन संघ का निर्माण किया। उसके बाद जर्मनी में अनेक कवि आए, बुद्धिजीवी आए, जैसे हीगल आ गए, हम्बोल्ट आ गए, ये सब आए और इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, ठीक ना। इन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिए, ठीक ना।
कह सकते हैं बुद्धिजीवियों, वहाँ के जो कवि वगैरह थे, कवियों ने, वहाँ के जो चित्रकार वगैरह थे, कलाकार थे कह सकते हैं, उन सभी लोगों ने जर्मनी की संस्कृति को दिखाया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, जिस कारण से लोगों में क्या हुई, एकीकरण की भावना जगी। ठीक ना, तो बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, इन सभी ने क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया, जिसके कारण लोगों में क्या हुआ कि अब हम लोग जर्मनी का क्या करते, एकीकरण करें, ऐसा भावना लोगों में आया। अब देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए एकीकरण का, कई सारी क्रांतियां भी, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक ना, अब सबसे बात करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण हो क्यों नहीं पा रहा था। जर्मनी के एकीकरण अब लोग चाहने लगे कि जर्मनी को क्या किया जाए, एकीकृत किया जाए। सबसे पहले 1830 में यहाँ पे जर्मनी को एकीकरण करने के लिए क्रांति शुरू हुआ। लोगों ने विद्रोह किया कि जर्मनी का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। अब ध्यान दीजिएगा, तो सभी के विरोध में एक ही खड़ा था, मेटरनिक। कौन था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक ना, फ्रांस में देखे तो विरोध में वही खड़ा था, उधर इटली के एकीकरण के विरोध में देखे तो वही खड़ा था। 1830 में इधर का देखे किसके विरोध में, जर्मनी के यूनिफिकेशन के में देखे तो वही खड़ा था। यानी इटली, जर्मनी, फ्रांस सब हो जाए, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक हमेशा विरोध में खड़ा ही रहता था। 1830 में लोगों ने क्या किया, विद्रोह शुरू किया। क्या हुआ, विद्रोह हुआ। क्यों हुआ, कहा कि वो लोग जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। ठीक ना, तो विद्रोह हुआ जिसको ऑस्ट्रिया द्वारा दबा दिया गया। क्या है कि इसके कुछ क्षेत्रों पर, जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया ने अधिकार जमा बैठा था, और जैसे ही एकीकरण होगा तो ऑस्ट्रिया का अधिकार क्या हो जाता, खत्म हो जाता। इसलिए ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया। ऑस्ट्रिया ने विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। ऑस्ट्रिया ने विद्रोह को दबा दिया। 1830 में ही फ्रांस में भी हुई थी क्या, जुलाई की क्रांति। तो वही जब एक जगह क्रांति हो, याद कीजिएगा 1830 में जुलाई की क्रांति फ्रांस में हुई, उसी समय इटली में भी क्रांति हुई और उसी समय जर्मनी में भी क्रांति हुई। लेकिन यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इसे क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। ठीक ना, उसके बाद लोगों ने कहा कि अब एकीकरण तो हमको किसी प्रकार से करना ही है। तो 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट में संसद की सभा बुलाई गई। संसद की सभा बुलाई गई। और फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में जो संसद की सभा होती थी उसको डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायट। ठीक ना, तो डायट की सभा बुलाई गई 1848 से। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में। क्यों कि लोगों ने चाहा कि क्या हो, जर्मनी का एकीकरण हो। तक किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण होगा, इसी के लिए फ्रैंकफर्ट में क्या हो गई, एक सभा बुलाई गई 1848 ईस्वी में। और इस सभा में निर्णय लिया गया है, जो उस समय पर्सा का शासक था, पर्सा का जो उस समय शासक था फ्रेडरिक विलियम। कौन था, पर्सा का शासक जो था फ्रेडरिक विलियम था। फ्रेडरिक विलियम तो इस सभा में यह निर्णय लिया गया है कि अब पर्सा का जो शासक फ्रेडरिक विलियम है वही संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण करेंगे, और जो एकीकृत राज्य बनेगा, पूरा जर्मनी एक साथ हो जाएगा, तो सत्ता भी किनको दिया जाएगा, फ्रेडरिक विलियम को दिया जाएगा। और फ्रेडरिक को ही वहाँ का क्या चुना गया, नेता चुना गया कि आप ही के अब सानिध्य में आप ही अब जर्मनी का क्या कीजिएगा, एकीकरण कीजिएगा। लेकिन फ्रेडरिक जो विलियम था ये एक रूढ़िवादी विचारधारा का था, यह बदलाव नहीं चाहता था। और देखे थे ये ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष। अब ये जानता था कि अगर हम जर्मनी का क्या करना चाहेंगे, एकीकरण करना चाहेंगे। उस समय तो राजा की बात मान लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। यह जानता था कि अगर हम जर्मनी का एकीकरण करना चाहेंगे, संपूर्ण जर्मनी को एक साथ मिलाना चाहेंगे, तो क्या कौन दिक्कत करेगा, ऑस्ट्रिया। कौन दिक्कत करेगा, ऑस्ट्रिया दिक्कत करेगा, और ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना पड़ेगा। और ये ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना चाहता था नहीं, ऑस्ट्रिया से जो संघर्ष होगा उसके लिए तैयार नहीं था। ऑस्ट्रिया उस समय इससे ज़्यादा पावरफुल था, तो ऑस्ट्रिया से ये संघर्ष करना चाहता नहीं था, इसलिए इसने कोई भी बदलाव नहीं किया, जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया। उसके बाद लोगों में फिर क्रांति की भावना आई कि क्यों नहीं, ऐसा एकीकरण की मार्ग अभी तक खुला नहीं है। उसके बाद यहाँ का राजा जो बनता है, नया जो शासक बनता है, फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो जाता है, फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु हो जाती है, और इसका भाई शासक बनता है। नया शासक जो बनता है इसका भाई बनता है विलियम। ठीक है ना,
इसका जो भाई बनता शासक विलियम, और ये एक राष्ट्रवादी विचारधारा का रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रवादी विचारधारा का रहता है। ये चाहता है कि जर्मनी का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, और ये ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। इसके लिए इसने क्या किया, सबसे पहले विलियम ने काम किया, ये जानता था कि अब जर्मनी का एकीकरण अगर हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो इसने सबसे पहला काम किया, अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया। अपने सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने का काम किया कि सेना बढ़ाएंगे तब ना युद्ध लड़ेंगे, सेना ज़्यादा होगा तब ना युद्ध लड़ेगा। और यहाँ उसी समय देखे तो जर्मनी का जो चांसलर था वो बिस्मार्क, ठीक ना, जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क। तब हम लोग देखने वाले हैं बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या भूमिका निभाई। ये एक सफल कूटनीतिज्ञ था, ठीक ना, बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था। और ये हीगेल के विचारों से, हीगेल जो एक बुद्धिजीवी थे, दार्शनिक थे, हीगेल के विचारों से, हीगेल एक फिलोसफर थे, ठीक ना, विचारों से प्रभावित था। यानी फिलोसफर के अंदर क्या कहता है, दार्शनिक। हीगेल उस समय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे थे। तो हीगेल के विचारों से प्रभावित था कौन, बिस्मार्क, ठीक ना, जर्मनी का चांसलर। अच्छा कि बिस्मार्क एक ऐसा व्यक्ति था ना, किधरों के आदमी को खुश रख लेता था। मतलब कहने का मतलब है, अगर कोई राष्ट्रवाद चाहता है तो उसको भी साथ भी खुश, कोई अगर राजतंत्र चाहता है, कोई अगर राजा है, निरंकुश राजा है, ठीक नहीं है, तो ये ओकरो खुश कर देता था। मतलब ऐसा बोलता था ना कि इधरों के आदमी खुश, उधरों के आदमी खुश। जैसे देखिए दो में लड़ाई हो जाता है तो क्या ये ऐसा आदमी था बिस्मार्क, जो दोनों में लड़ाई हो गया ना तो उधर जाएगा तो उकर हित के बात करेगा, है वो आपके साथ ऐसे कैसे कर दिया, वो गलती। और फिर दूसर का तरफ जाएगा तो कहेगा अरे तो वो ऐसे कैसे कर दिया, वो गलती है। तो दोनों के आदमी को खुश करने का ही तरीका जानता था, यानी जिधर जाता था उधर हो जाता था। यानी इससे सब आदमी खुश रहता था। कोई भी कैसनो विचारधारा वाला व्यक्ति है, कोई अगर निरंकुश राजतंत्र वाला व्यक्ति है, निरंकुश राजतंत्र को सपोर्ट करता है तो वो भी व्यक्ति इससे खुश, कोई गणतंत्र राज चाहता है तो वो भी व्यक्ति इससे खुश, कोई ऑस्ट्रेलिया को भी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया विरोध में रहता था ना, ऑस्ट्रेलिया को भी खुश करके रखता था, ठीक ना। तो ये ऐसा व्यक्ति था, सब खुश, इतना कूटनीति में आगे था, ठीक ना। और ये भी क्या चाहता था कि जर्मनी का क्या हो जाए, एकीकरण हो जाए, जर्मनी का क्या हो जाए, एकीकरण। और ये जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ये भी मानता था कि इसको, ऑस्ट्रिया को, जब तक ऑस्ट्रिया हटेगा नहीं विश्व से तब तक जर्मनी का एकीकरण संभव है नहीं। और ऑस्ट्रिया हटेगा कैसे, तो हमको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। ये जानता था कि हमको युद्ध, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए युद्ध लड़ना क्या है, एकदम असंभव, आवश्यक है, ठीक ना, युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। तो इसने क्या, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। यानी ये समझ चुका था कि बिना युद्ध लड़े जर्मनी का एकीकरण तो संभव है ही नहीं, बिना युद्ध लड़े जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए इसने क्या किया, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई कि ऑस्ट्रिया से अब युद्ध हमको तो लड़ना ही है, ठीक ना। उसके बाद की बात करें, रक्त एवं लौह की नीति अपनाए। उसके बाद बात करें कि इसने ऑस्ट्रिया, सबसे पहले इसने सोचा कि अब जर्मनी का एकीकरण होगा कैसे, तो इसने सबसे पहले क्या किया, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट लिया। इसके लिए क्या किया, ऑस्ट्रिया का सपोर्ट लिया। दो जगह, जर्मनी का दो जगह था, स्लेस्विग और होल्स्टीन, स्लेस्विग और होल्स्टीन। ये दो जगह था जर्मनी का, स्लेस्विग और होल्स्टीन, जिस पे डेनमार्क का कब्जा था। कौन कब्जा बैठाए हुए था, किसका कब्जा था, डेनमार्क का, ठीक है ना। ये जर्मनी का जगह था जिसपे डेनमार्क ने कब्जा किए हुए था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले काम किया ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया। क्या किया, ऑस्ट्रिया से दोस्ती। ये जानता है कि ऑस्ट्रिया रहेगा जब तक तो जर्मनी का एकीकरण होगा नहीं, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया और कहा कि चलिए डेनमार्क पे हमला करते हैं, दो जगह हम ले ले हैं, उधर हमला करते हैं, उसको जीतेंगे तो एक जगह आप ले लीजिएगा, एगो हम रख लेंगे, ठीक ना। तो इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर बिस्मार्क ने डेनमार्क पे हमला कर दिया, डेनमार्क पे हमला किया। डेनमार्क से लड़ाई हुआ किसने, पर्सा, और जोड़े कौन आ गया, ऑस्ट्रिया को भी साथ ले लिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिख। यानी पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर क्या किया, डेनमार्क पे हमला कर दिया और उसके दो जगह स्लेस्विग और होल्स्टीन को जीत लिया। स्लेस्विग और होल्स्टीन को जीत लिया। और वादा के मुताबिक क्या कर दिया कि स्लेस्विग था, स्लेस्विग वो पर्सा खुद रख लिया, और
और हॉलेस्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। स्लेस्विग पर्सा के पास आ गया, हॉलेस्टीन किसको दे दिया? ऑस्ट्रिया को दे दिया। तो यहाँ तक आप लोग सोच रहे हैं चलिए ठीक ठाक काम किया, कि वादा किया था कि चलिए जीत लेंगे तो एगो जगह आप रख लीजिए, एगो जगह हम रख लेंगे, और बात खत्म हो गया कि एगो जगह उसको दे दिया, एगो जगह अपने रख लिया। लेकिन बिस्मार्क यही रुका नहीं, बहुत होशियारी आदमी क्या किया कि जो दोनों स्लेस्विग और हॉलेस्टीन दोनों जगह जो थे, यहाँ जर्मनी के लोग अधिक थे, ठीक ना, जर्मन लोग थे, ये दोनों जगह पे जर्मन लोगों की अधिकता थी, यानी जर्मनी के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे स्लेस्विग और हॉलेस्टीन दोनों जगह पर। तो इसने इसके बाद क्या काम किया कि उस समय तब पूरा फरियाल है, चलो स्लेस्विग पर्सा के पास आ गया, हॉलेस्टीन किसके पास चला गया? ऑस्ट्रिया के पास चला गया। लेकिन इसके बाद इसने क्या कर दिया कि हॉलेस्टीन के व्यक्तियों में राष्ट्रवाद की भावना जगाया, कहा कि आप जर्मनी के आदमी सब होके जर्मनी के साथ न रहकर ऑस्ट्रिया के पास जाइएगा, ऑस्ट्रिया के अंदर रहिएगा आप लोग जर्मनी के आदमी के होके। तो इस समय क्या हुआ, इसने क्या किया, हॉलेस्टीन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी और वहाँ पे क्या कर दिया? विद्रोह शुरू करवा दिया। क्या कर दिया? विद्रोह शुरू करवा दिया। और हॉलेस्टीन के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक ना, कि हमको क्या करना है? जर्मनी में जाना है, और विद्रोह कर दिया। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए देखिए कितना बड़ा गेम खेला है बिस्मार्क। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जो ऑस्ट्रिया के सैनिक होते हैं, जो विद्रोह को दबाने के लिए ऑस्ट्रिया का सैनिक जो जाएगा उसको पर्सा से होके गुजरना पड़ता था। कहाँ से होके गुजरना? पर्सा से होके गुजरना, मान ठीक ना। ऑस्ट्रिया देख लीजिए इधर है और पर्सा इधर है, हॉलेस्टीन और स्लेस्विग मान के चलिए इधर है। तो यहाँ पर इधर कौन है? ऑस्ट्रिया है, ये पर्सा है, ये हॉलेस्टीन और हेलेस्टीन है मान लीजिए। तो ऑस्ट्रिया के जो सैनिकों को होगा वो पर्सा से होके गुजर के जाना पड़ेगा ना। ऑस्ट्रिया से चलेगा तो पर्सा से होके जाना पड़ेगा, कहाँ पे? हॉलेस्टीन पे। और हॉलेस्टीन के जनता क्या कर चुकी है? विद्रोह। अब ऑस्ट्रिया के जब सेना को भेजा गया हॉलेस्टीन में, ऑस्ट्रिया की सेना को जब हॉलेस्टीन भेजा जा रहा था तो उसी समय पर्सा ने क्या कर दिया? रास्ता देवे नहीं किया, यानी बीच में कौन था? पर्सा था। पर्सा इधर से जाने ही नहीं दिया कि इधर हम जाने ही नहीं देंगे, ठीक ना। तो पर्सा ने क्या कर दिया? पर्सा ने ऑस्ट्रिया के सैनिकों को कहाँ जाने नहीं दिया? हॉलेस्टीन जाने नहीं दिया, क्या कि पर्सा बीच में पड़ता था। और पर्सा ने क्या कर दिया? रोक दिया ऑस्ट्रिया के सैनिकों को। अब ऑस्ट्रिया हो गया दम कि हमको रोक कैसे दिया। ऑस्ट्रिया गुस्सा आई है कि हमको रोक कैसे दिया, और ऑस्ट्रिया ने क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी। और बिस्मार्क भी एकदम एग्जैक्ट यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया क्या कर दे? युद्ध की घोषणा कर दे। एकदम बिस्मार्क का शुरुआत से ही प्लान था। बिस्मार्क चाहता ही था कि ऑस्ट्रिया क्या कर दे? युद्ध की घोषणा कर दे। और इसके लिए बिस्मार्क पहले से तैयार था। इसने फ्रांस से भी संधि कर रखी थी। इसको पता था कि युद्ध होगा। फ्रांस से पहले संधि कर लिया था। किसने? बिस्मार्क ने। फ्रांस से संधि करके फ्रांस को तटस्थ करने का मतलब कि अगर युद्ध होगा ना तो आप क्या रहिएगा? साइड रहिएगा, किसी के पक्ष से लड़ाई नहीं की जाए। इसको डर था कि ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस न आ जाए, तो इसने फ्रांस को क्या कहा? तटस्थ रहिएगा, साइड रहिएगा, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, जो होगा से हम दोनों फरिया लेंगे, ठीक ना। तो फ्रांस कहा कि हम पहला साइड रहेंगे, हमरो तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो कुछ क्षेत्र देने का वादा कर दिया। किसने? बिस्मार्क ने कि चलिए एक आध दो क्षेत्र भी आपको दे देंगे। तो फ्रांस को तटस्थ, फ्रांस से साइड रहने का क्या कर लिया? वादा ले, या साथ में कुछ क्षेत्रों के भी देने का वादा कर दिया कि चलिए आप क्या रहिएगा? साइड रहिएगा। फ्रांस को कर दिया। उसके बाद इसने एक और काम कर लिया था, सबसे युद्ध से पहले थी इटली के शासक कौन थे उस समय? याद है क्या ना? इटली के शासक याद है तो कमेंट कीजिएगा तो जल्दी से ना। इटली के शासक विक्टर इमैनुअल। इसने क्या किया? इटली का शासक विक्टर इमैनुअल से भी संधि कर ली। विक्टर इमैनुअल से संधि किया और विक्टर इमैनुअल को कहा कि जैसी ऑस्ट्रिया और किसमें हो जाए? ऑस्ट्रिया और पर्सा में क्या हो? युद्ध जब हो तो इटली क्या करेगा? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। आपको याद है कि इटली से भी दुश्मनी ये चल रहा था ऑस्ट्रिया का, क्योंकि इटली का भी एकीकरण जब हो रहा था तो विरोध में कौन था? याद है ना?
मेटरनिक ही था। तो इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर लिया पहले थी कि जैसी पर्सा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होगा वैसी क्या करेगा, इटली जो है ऑस्ट्रिया पे हमला कर देगा। इटली क्या कर देगा, ऑस्ट्रिया पे हमला कर देगा। तो इटली का शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली कि पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के युद्ध में, पर्सा एवं ऑस्ट्रिया का युद्ध में इटली ऑस्ट्रिया पर हमला कर देगा। इटली ऑस्ट्रिया पर हमला करेगी। ये सब ही पहले थी, युद्ध के घोषणा होने से पहले थी सब फरियाले था, कहा कि इसको पता था कि युद्ध तो होना ही है। तो फ्रांस से भी क्या कह दिया कि आप साइड रहिएगा, बदले में एक आध दो क्षेत्र दे दिया। इटली का दुश्मनी ऐसी चल रहा था ऑस्ट्रिया से, तो इटली का आगे चलिए मदद कर देंगे। जैसे ही आप पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध होगा तो इटली क्या करेगा, ऑस्ट्रिया पे अटैक कर देगा, हमला कर देगा। और इसी पे ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ कौन, पर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा की कि अब तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, बहुत उड़ रहा है पर्सा, युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। इसको क्या पता था कि पर्सा पहले दिन से पूरा प्लान बने लिया, ठीक ना। तो क्या कर दिया, ऑस्ट्रिया ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी 1866 में। बिस्मार्क भी इधर से तैयार, और युद्ध शुरू हो गया किसका, शेडोवा का युद्ध। किसका युद्ध, शेडोवा का युद्ध 1866 में शुरू हुआ। 1866 में शुरू हुआ शेडोवा का युद्ध। किसके किसके में, पर्सा वर्सेस ऑस्ट्रिया। पर्सा और ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, शेडोवा का युद्ध छिड़ गया। और पता है जैसे युद्ध शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया पर किसने अटैक कर दिया, इटली ने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। इधर का पर्सा से लड़ ही रहा था और उधर ऑस्ट्रिया पर इटली ने भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिस कारण से दोनों तरफ से ऑस्ट्रिया युद्ध में पिस गया और ऑस्ट्रिया के क्या हो गई, बुरी तरह से हार हो गई। ऑस्ट्रिया क्या हो गई, बुरी तरह से हार हो गई। और यहाँ के बाद देखें तो ऑस्ट्रिया ने जिस जिस क्षेत्र पर, जर्मनी के जिस जिस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए था वो सब जर्मनी ने अपने में मिला लिया। जर्मनी ने क्या कर दिया, बाद बाकी क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। लेकिन यहाँ पर भी इस जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हुआ, यानी जो क्षेत्र किसके अंदर था, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था, यानी मेटरनिक ने कब्जा कर रखा था, वो क्षेत्र ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़के जर्मनी क्या कर दिया, अपने में मिला लिया। उसके बाद बच गया थोड़ा सा फ्रांस। फ्रांस से देखिए पहले तो ये कहा था कि आप साइड रहिएगा, यहाँ पे आप कुछ नहीं बोलिएगा, ठीक ना। लेकिन इसके फ्रांस ने भी कुछ क्षेत्र पर, दक्षिणी इलाका जो था वहाँ पे फ्रांस रोक रहा था एकीकरण होने से, ठीक ना। उसके बाद स्पेन का भी मुद्दा सामने आया। स्पेन पे अधिकार जो जमाना चाहता था, पर्सा चाहता था कि स्पेन का राजगद्दी का मामला आया तो स्पेन पे अधिकार होना चाहिए था किसका, पर्सा का। और वहां पे भी फ्रांस ने क्या कर दिया, विरोध किया था। तो अब जरूरी हो गया था कि फ्रांस से भी युद्ध लड़ा जाए, फ्रांस से भी युद्ध लड़ा जाए। और फ्रांस से भी युद्ध हो गया 1870 ईस्वी में। कब युद्ध हो गया, 1870 ईस्वी में शेडोन का युद्ध। किसका युद्ध, शेडोन का युद्ध। शेडोन का युद्ध देखिए किसके किसके बीच हुआ, पर्सा एवं फ्रांस के बीच। पर्सा एवं फ्रांस के बीच। और फ्रांस की क्या हो गई, फ्रांस की क्या हो गई थी, इसमें हार हो गई थी। पर्सा और फ्रांस की युद्ध हो गई 1870 में, जिससे हम लोग शेडोन के युद्ध से नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हो गया, फ्रांस की हार हो गई। और फ्रांस जिन जिन क्षेत्रों पर हस्तक्षेप कर रहा था उस क्षेत्र को भी क्या कर लिया गया, जर्मनी में मिला लिया गया था, ठीक ना। उसके बाद 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में देखिए जैसे गांव में कैसे होता है, दो आदमी लड़ लेता है, कपार उपार फोड़ा फाड़ी कर लेता है, तो उसके बाद क्या होता है, पंचायती बैठता है कि चलो अब तो लड़ाई वड़ाई कर ही लिया, तब फरियाद देते हैं कि दिक्कत है, समस्या सुन लेते हैं। तो वह बात हुआ, 1870 में युद्ध लड़ लिया शेडोन का युद्ध। उसके बाद 1871 में लोग सब देश सोचा कि चलो दोनों के फरियावा देते हैं, कथी कथी लड़ लिया है। तब हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि। क्या हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई कब, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हो गई। और यहाँ से क्या हो गया, 1871 ईस्वी में कि जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हो गया।
यानी यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, देख लिया बिस्मार्क किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण अपने कूटनीति के दम पे जर्मनी का एकीकरण कर पाया। तो यहाँ पे आपका 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण क्या होता है, खत्म होता है। पिछले क्लास में देखा था कि इटली का भी एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। अब जब हम लोग आगे क्लास में चलेंगे तो आगे क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, अब लगभग लास्ट क्लास है, कितना टॉपिक हो चुका है, हम लोगों ने पूरे 9 टॉपिक में डिवाइड किया था, ठीक ना, आप लोगों को याद होगा था। तो लगभग अब लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं पोलैंड, बोहेमिया, यूनान, इस सभी में राष्ट्रवादी आंदोलन को देखेंगे कब, अगले क्लास में चलेंगे हम तब। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इसी प्रकार से हैंड रिटन मिल जाएगा, आप क्लास कर लेंगे ठीक से तो आप अपना नोट्स अच्छे प्रकार से बना पाएंगे। बिना क्लास कीजिए सोचिएगा कि खाली पीडीएफ से नोट्स बना ले तो उपाय नहीं है, क्लास करना ही पड़ेगा, ठीक ना, तभी आप ठीक से नोट्स बना पाइएगा। तो क्या करना है, आपको क्लास पूरा देख लिए तो आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा तो वहाँ पे प्रत्येक अपडेट मिल जाता है आपको। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे क्या दिया जाएगा, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो आज जर्मनी का एकीकरण खत्म होता है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।